पहले मैं न्यूज़ लॉन्ड्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि जो मुझे पवन जैसे साथी के बारे में बात करने के लिए मुझे एक मंच दिया। पवन से मेरा बहुत दिली रिश्ता था और ऐसा रिश्ता बहुत कम साथियों के साथ रहा है मेरा। और जिस अखबार में मैं हेड कर रहा था, जनसंदेश टाइम्स, उससे जुड़ा था पवन। पवन एक गांव का पत्रकार था, लेकिन उसमें जो जुनून था वो हद तक का जुनून था कि किसी भी हद को पार कर जाने वाला जुनून, जो आज के दौर में पत्रकारों के अंदर नहीं दिखता है। और पवन गांव का पत्रकार हो करके भी ऐसी ऐसी स्टोरियां लिख देता था कि शहर के या जो बड़े अनुभवी पत्रकार होते थे, जो खास तौर पे डेस्क पे काम करते थे, उसका मुकाबला नहीं कर पाते थे। इसीलिए वो मेरा चहेता था। मैं जिस अखबार का संपादक था, वहाँ का वो एक तरह से स्टार रिपोर्टर हुआ करता था। सियूर कांड में जब हुआ और जब बच्चों को नमक रोटी खिलाया जा रहा था, तब पवन ने मुझसे डिस्कस किया था कि सर, एक बड़ी स्टोरी है जो मैं ब्रेक करने जा रहा हूँ। मैंने कहा कि सतर्क होकर के करना, क्योंकि ये सत्ता के खिलाफ एक बिगुल बजाने जैसी स्टोरी होगी। उसके बावजूद वो मौके पर पहुंचा। उसने हर पहलू जो मैंने बताया था, उसके हर पहलुओं को ध्यान में रखकर उसने वीडियोग्राफी बनाई, गांव वालों के बयान लिए। और जब उसने जब हमने स्टोरी छापी, उसके अगले दिन उसने वीडियो फ्लैश किया। इसलिए फ्लैश करना ज़रूरी था क्योंकि पवन को की घेराबंदी शुरू हो गई थी कि, और जितने वहाँ के माफिया थे, इन लोगों ने उसके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि ये फेक न्यूज़ है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। तब हम लोगों को प्रमाणित स्टोरी को अपने प्रमाणित करने के लिए हम लोगों ने उसको फेसबुक पे डाला, उसको चैनलों को दिया और बताने की कोशिश किया कि ये रियल स्टोरी है, और उसके सारे तथ्यों को हम लोगों ने सामने रखा। जिस दिन ये खबर छपती है, नमक रोटी कांड, उसके बाद मैं खुद मौके पर गया और प्रशासन ने घेराबंदी कर ली थी फर्जी मुकदमे में फंसाने की पवन को। लेकिन मैंने वहाँ पे जा कर के सियूर को मैंने देखा और मैंने कलंक कथा एक पूरा पन्ना, 2 पन्ना मैंने लिखा और मैंने बताया कि किस तरह से बच्चों के भविष्य का साथ खिलवाड़ हो रहा है। और लंबे जद्दोजहद के बाद वहाँ डीएम भी गए, तमाम जांच अधिकारी भी गए, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंततः 1 हफ्ते बाद पवन के खिलाफ फर्जी कहानी गढ़ करके मुकदमा दर्ज होता है और उसका जो पवन का इन्फॉर्मर था, उसके खिलाफ भी फर्जी मुकदमा लिखा गया। लेकिन यह लड़ाई हम लोगों ने लड़ी और प्रशासन को मुंह तोड़ जवाब हमेशा देते रहे। मिर्ज़ापुर के पत्रकारों ने साथ दिया। पवन को निर्दोष साबित करने के लिए वहाँ के पत्रकार सड़क पर उतरे और लड़ाई लड़ी और तमाम आंदोलन, प्रदर्शन, धरना, सारे जो कुछ भी संभव हो सकता था किया गया। बाद में इस मामले ने इतना तूल पकड़ा कि प्रेस काउंसिल ने स्वतः संज्ञान में लिया इस मामले को। हम लोगों के पास भी नोटिसें आई, हम लोग भी गए। ख़ासतौर पे पवन के साथ मैं प्रेस काउंसिल के जो चेयरमैन थे, उनके सामने उस समय इजलास लगी थी इलाहाबाद में, और चंद्रमौली कुमार चेयरमैन थे। उनके सामने हम और पवन दोनों हाजिर हुए थे और हम लोगों ने अपना पक्ष रखा। और ये पहला मामला था कि चंद्रमौली कुमार ने बहुत सख्त टिप्पणी की और उस फैसले को भी उन्होंने दोहराया कि पुलिस गुंडों का गिरोह है वाला जो मुकदमा था, उसका उदाहरण देते हुए कहा कि आप लोग तो पवन के मामले में उसी तरह का कृत्य कर रहे हैं जिस तरह से ये फैसला सुनाया गया था। वहाँ पर उन्होंने नज़ीर पेश किया था।
उस मामले में पुलिस की फटकार और प्रेस काउंसिल के दबाव में पवन को निर्दोष साबित किया गया। पवन लड़ता रहा और खबरें लिखता रहा और समाज के तमाम मूल्यों, नीतियों और माफियाओं, खासतौर पे खनन माफियाओं के खिलाफ ढेरों कहानियाँ लिखी, ढेरों स्टोरियाँ लिखी। वो निडर पत्रकार था। और ये बात पिछले साल की है कि अगस्त महीने की 29 तारीख को मैं एक स्टोरी कवर करने गया था अहरौरा क्षेत्र में, रामपुर ढबही गांव, जहां की एक लड़की जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, इस्माइल पिंकी नाम है। पवन भी मेरे साथ गया था। शायद वो पवन की ज़िंदगी की आखिरी रिपोर्ट थी, आखिरी मर्तबा वो फील्ड में गया था। और जब वो उसी दौरान उसने कहा कि सर मैंने दांत अपना उखड़वा लिया है एक डॉक्टर से और गलत ढंग से उखाड़ दिया है और मेरा दांत ठीक नहीं हो रहा है और मैं 2 महीने से परेशान हूँ। पवन को लेकर के मैं बनारस आया और मेरे मित्र हैं डॉक्टर वैभव सिंह, उनका एक क्लिनिक है और वहाँ मैंने पवन को उनसे दिखलवाया। अंततः पवन को देखते ही डॉक्टर वैभव ने कहा कि ये संगीन मामला है, इसको आप किसी बड़े डॉक्टर को दिखाइए, ये दांत का मामला नहीं रह गया है, ये कैंसर जैसा मामला लगता है। हम लोगों को सहसा यकीन नहीं हुआ कि पवन जैसा मजबूत इंसान कैंसर से अचानक घिर जाएगा। और तमाम डॉक्टरों से हम लोगों ने सलाह मशविरा किया, बातें की और अंततः बायोप्सी जांच में ये साबित हो गया कि पवन को कैंसर है। उसके बाद जद्दोजहद ये हुआ कि जितना जल्द हो सके पवन का ऑपरेशन कराया जाए और कैंसर की कोशिकाओं को निकाला जाए। और तमाम डॉक्टरों से हम लोगों ने सलाह लिया, दिल्ली भी गया, वहाँ भी जांचें होती रहीं। लेकिन पवन के सामने जो सबसे बड़ी दिक्कत थी आर्थिक स्थिति की। बेहद कमज़ोर और गरीब घर का लड़का था पवन। बस पत्रकारिता उसका जुनून था, उसका सगल था। 2 लाख रुपए एक बैंक से लोन लेकर के उसने दुकान खोली थी मोबाइल एसेसरीज़ की, उसी से उसके घर का खर्च चलता था और कोई जरिया नहीं था उसकी कमाई का। पवन के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दिल्ली के बड़े अस्पतालों में जा कर के अपना इलाज करा सके। हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे साथी राजीव जी, शिवदास जी और 2-3 और साथियों ने मिल करके हम लोगों ने मुहिम चलाई, क्राउड फंडिंग से कुछ पैसे जुटाए। लेकिन बीमारी हम लोगों को लगा कि ठीक हो जाएगी, लेकिन अचानक एकाएक सब कुछ हो जाएगा, हम लोगों को यकीन नहीं था। तो जब पवन की स्थिति खराब होने लगी तब हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। हमारे साथी शिवदास जी और राजीव जी अक्सर जाते थे, डॉक्टरों से बात करते थे, लेकिन हम लोगों को यकीन नहीं होता था कि पवन हम लोगों के बीच से छूट जाएगा। पवन के साथ इतनी ढेर सारी मेरी यादें जुड़ी थी। मेरे जितना वो नज़दीक था, मेरे जितना निकट था, शायद ही उतना निकट किसी के रहा होगा वो। इसलिए कि वो जनूनी पत्रकार था, इसलिए मैं उसको बहुत लाइक करता था। और उसके अंदर जैसे क्रांतिकारी पत्रकार होते हैं, क्रांतिकारी जो एक थॉट्स वाले लोग होते हैं, वो खबरों को सूंघता था, उस पर दौड़ जाता था। सबसे अच्छी बात थी वो कभी खबरों को छोड़ता नहीं था। अगर कहीं कुछ अगर होता था तो उसकी खबर उसको रहती थी, पूरे प्रशासन को नहीं रहती थी, सरकार को नहीं रहती थी, लेकिन पवन को हर बात की जानकारी होती थी। उसका नेटवर्क बहुत मजबूत था और खबर सूंघने की क्षमता थी उसके अंदर। और वो अस्पताल में भी था, तब भी मेरे पास लगातार
जब थोड़ा सा भी ठीक होता था मेरे पास मैसेज करता था, फ़ोन भी करता था कभी कभी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास उसने कई ऐसे छोटी छोटी चीज़ें ही भेजता था, लेकिन दिल को छू लेने वाली चीज़ें होती थी। और हम लोगों को कहीं नहीं लगता था कि पवन हम लोगों को छोड़ जाएगा। हमें लगता है कि आखिरी 7-8 दिन बहुत क्रिटिकल था और कैंसर उसके शरीर में फैल गया था, और डॉक्टरों ने हम लोगों को बताया नहीं कि इसके शरीर में कैंसर फैल चुका है। हम लोगों को डार्क में रखा गया, नहीं तो हम लोग उसको किसी अच्छे अस्पताल में ले जाते। लेकिन आखिरी दौर तक हम लोगों को नहीं बताया गया था कि गुर्दे में उसका कैंसर चला गया है, क्योंकि जो आखिरी 2-3 बायोप्सी की जांचें हुई थी, बायोप्सी की जांचों में ये साफ साफ दिख रहा था कि पवन को कैंसर नहीं है। जब बायोप्सी रिपोर्ट में कैंसर नहीं है तो आखिर फेफड़े का संक्रमण कैसे हुआ, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आखिरी क्षण में बताया जाता है कि साहब कैंसर फेफड़े में चला गया। ये बात आज तक हम लोगों के गले से नीचे नहीं उतरी। और ये चीज़ें पवन जब आखिरी दौर में यहाँ के एक बड़े अस्पताल में भर्ती हुआ, उसी दिन मुझे एहसास हो गया था कि अब ये लौट करके हम लोगों के बीच नहीं आएगा। मैं बताऊं कि कोरोना काल में पहला दौर जब कोरोना का शुरू हुआ था तो करीब 15 मई को मुझे कोरोना हो गया था, जब मैं किताब लिख रहा था बनारस लॉकडाउन। रिपोर्टिंग के दौरान मुझे कोरोना हुआ और मैं लेवल 1 से लेवल 3 में चला गया। मेरा ऑक्सीजन सैचुरेशन जब 60 पर पहुंचा तो अगर कोई मुझे ढाढ़स बंधाने वाला शख्स था तो वो पवन ही था, जो मुझे रोज़ फ़ोन करता था, सर आप कैसे हैं, सर आपको लौट करके आना है, क्योंकि अभी आपको गरीबों, मजलूमों और समाज के आखिरी आदमी के लिए बहुत कुछ लिखना है। लगातार वो मुझे फ़ोन करता था। और हमें भी जब पवन का जब फ़ोन आता था तो मुझे भी एहसास होता था कि पवन का कहना सही है कि अभी हम लोगों को बहुत समाज के लिए काम करना है। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ हमें बननी है। अगर हम नहीं बने तो तमाम लोग भूख से मर जाएंगे और मुश्किलों को झेलते हुए मर जाएंगे, खाने के लिए मर जाएंगे। तो पवन का जो सोच थी वो बड़ा नायाब थी और नए ढंग से वो सोचता था। और माफिया चाहे जितना भी बड़ा हो, चाहे पत्थर खदान का माफिया रहा हो, चाहे बालू गिट्टी बजरी का माफिया रहा हो, पवन ने अपनी कलम कभी नहीं रोकी। और मैंने उसको लिखने पढ़ने की पूरी आज़ादी दी जब तक मेरे साथ जुड़ा रहा। आज वो हम लोगों के बीच नहीं है। हमें दर्द ये होता है कि आज उसके पास, उसके परिवार के पास कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक पत्नी है जिसके गहने भी इलाज में बिक चुके हैं, उसकी पत्नी की, उसकी माँ की, मतलब कि कुछ भी नहीं रह गया है। और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि उन बच्चों का क्या होगा और कैसे आजीविका चलाएंगे, क्योंकि दोनों अभी 4 साल पहले पवन की शादी हुई थी और 4 सालों में पवन हमेशा अपने परिवार को लेकर के बड़ा वो था, गंभीर रहता था और हमसे अपने परिवार के बारे में अक्सर चर्चा करता था कि सर हमें आगे बढ़ना है और हमें अभी बहुत मंजिलें पार करनी है, बच्चों को पढ़ाना है अच्छे स्कूल में। अब बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ है कि उसके बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे, क्या बनेंगे, कौन पढ़ाएगा उन्हें, कौन देगा संबल उन्हें। और उसकी पत्नी जिसकी उम्र 30-32 साल अभी होगी, 33 साल, वो कैसे जिंदा रहेगी, इतना लंबा वक्त कैसे काटेगी। ये अंधेरी सुरंग की तरह से जो भविष्य दिख रहा है उसकी पत्नी का,
हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका क्या जवाब होगा और आखिरी रास्ता कहाँ तक जाएगा इसके भविष्य का। तो ये है पवन और उसके साथ मेरी कुछ यादें मेरी, और उन यादों को सिर्फ हम लोग याद ही कर पा रहे हैं। हम लोगों को अफसोस है कि हमारे साथी चाह करके भी बचा न पाए, यही अफसोस है और ये जीवन भर सालता रहेगा ये अफसोस। देखिए, आखिरी दौर में जब पैसे का ज़्यादा संकट हुआ तो हम लोगों ने प्रयास किया, तो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने सपोर्ट किया। उन्होंने 1 लाख रुपए की मदद दी। उसके बाद उन्हीं की पार्टी के कुछ नेताओं ने थोड़ा बहुत और पैसे दिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 1 लाख रुपए की मदद भेजी। अगर यही पैसा अगर शुरू में मिला होता तो शायद हम लोग बचा लेते, लेकिन ये पैसा ऐसे वक्त पर मिला जब पवन का आखिरी दौर था जीवन का। हम लोग उस पैसे, हालांकि वो भी पैसा खत्म हो गया। आखिरी दौर में इलाज के नाम पर इतनी महंगी महंगी दवाएं लिख दी गई कि जो भी फंड मिला था वो भी खत्म हो गया। आज मतलब कि उसके खाते में कोई पैसा नहीं रह गया है। कुल 6 मरतबा ऑपरेशन हुए और उसके सीने के तमाम चपड़े और मांस और ये सब न जाने कितनी जांचें हुई, कितने मतलब कि मुंह से नली जो अंदर गई वो हमें लगता है कभी निकली ही नहीं और लिक्विड पर ही रहा वो। तो एक पत्रकार का इतना दुखद अंत होना बहुत सालने वाला है और हमें लगता है कि हम लोगों को पवन की यादें जीवन भर सालती रहेंगी। और टोटल खर्चा कितना हुआ होगा? देखिए, खर्चे का हिसाब तो हम लोगों के पास नहीं था। हम लोगों के पास सिर्फ पवन की एक संवेदना थी, बाकी तो उसके घर वाले देखते थे। हिसाब किताब तो हम लोगों के पास कुछ भी नहीं था। लेकिन हमें जब पवन का फ़ोन आता था तो हम अपने साथी कभी शिवदास जी से, कभी राजीव जी से तो डिस्कस करते थे। इन लोगों को मैं अक्सर कहता था कि अरे डॉक्टर से बात करिए भाई, और पवन का ये मैसेज आया है और बहुत चिंता व्यक्त कर रहा है। तो फिर भी हम लोग 6, 7, 8 महीने के आसपास वो अस्पताल में रहा और ये एक बड़ा वक्त होता है 8 महीने अस्पताल में गुजार देना। और इन 8 महीनों में कोई आम आदमी, साधारण आदमी होता तो कब का चला गया होता। बहुत दर्द सहे पवन ने, लेकिन आखिरी दौर पर उसने हिम्मत और हौसला नहीं छोड़ा। पवन ने अपने इलाज के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री को भी चिट्ठी भेजी थी, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी भेजी थी। प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब भी आया था नरेंद्र मोदी जी की ओर से कि आपके इलाज के लिए 3 लाख रुपए हम लोग सैंक्शन करते हैं। लेकिन वो पैसा भी नहीं मिल सका और योगी सरकार जो आमतौर पे कहती है कि हम पत्रकारों का बड़ा ख्याल रखते हैं, मदद करते हैं और पत्रकार क्या हर आदमी के कैंसर के इलाज के लिए हम सरकार पैसा देती है, लेकिन पवन ने भी लिखा पढ़ी कि हम लोगों ने प्रयास किया लेकिन फूटी कौड़ी नहीं मिली। इलाज के नाम पर अगर सरकारी मदद की बात करें तो पवन के इलाज पे सरकार ने एक फूटी कौड़ी नहीं खर्च किया, न दिया न बदला। आखिरी दौर में शायद मिर्जापुर के डीएम जो लचकार हैं उन्होंने शायद कुछ पैसे भेजे थे, लेकिन तब जब पवन को ज़रूरत नहीं थी। जब ज़रूरत थी उस समय किसी ने नहीं भेजा। और हमें लगता है कि
मिर्ज़ापुर के कलेक्टर ने जो आर्थिक मदद दिया वो कुछ ही दिन पहले दिया, जबकि हम लोग लगातार बहुत पहले से मिर्ज़ापुर के पत्रकारों ने साथ दिया, मिर्ज़ापुर के पत्रकारों ने पैसे भेजे, अपना पैसे जुटा करके वहाँ के पत्रकारों ने सपोर्ट किया पवन को। बनारस के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने मदद किया और हम लोग गए और जितना भी हो सकता था हम लोगों का जितना बस था किया, लेकिन 8 महीने में पवन का परिवार कंगाली की दौर में चला गया था। अब समझ में नहीं आता कि ये दौर झेलने के बाद इनका परिवार आर्थिक रूप से कैसे स्टेबल होगा, कैसे स्टैंड कर पाएगा, बड़ा सवाल है। कैसे बच्चे पढ़ेंगे, कैसे उसकी पत्नी की जिंदगी कटेगी, क्या होगा भविष्य बच्चों का, उसकी पत्नी का। तमाम संस्थाएं हैं, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि आज संबल देने की ज़रूरत है पवन के परिवार को, क्योंकि अभी उसकी पत्नी को अभी लंबा जीवन गुजारना है, उसके दोनों बच्चों को का पूरा भविष्य पड़ा हुआ है। अब मैं बताऊं कि आंचलिक पत्रकारों की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में बहुत दयनीय है। और आर्थिक मदद की बात कर लीजिए, मतलब कि शोषण की कहानियां पत्रकारों की बड़ी दारुण है। अगर आप सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि अरे ये जर्नलिस्ट आखिर पत्रकारिता क्यों कर रहा है। मैं आपको बताऊं कि हर अखबार ने अपने हर क्षेत्र में आंचलिक पत्रकारों को तैनात कर रखा है, लेकिन उसको देता क्या है, फूटी कौड़ी नहीं देता है। और हम लोगों ने तो पवन के लिए लड़ा और बड़े बड़े अखबार जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम की मीडिया के लोग आंचलिक पत्रकारों के साथ जो कृत्य करते हैं, जो उनका नेचर होता है, उनको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं होते कि ये हमारे यहां काम करता था। आपको मैं बताऊं, अभी ताजा उदाहरण मैं बताना चाहता हूं कि अमर उजाला के पत्रकारों के खिलाफ फर्जी केस दर्ज हुआ बलिया में। 4 दिन तक अमर उजाला जैसा अखबार अपने रिपोर्टर के खिलाफ खबर छापता रहा। वह जब हम लोगों ने मिल करके अमर उजाला के खिलाफ खबर छापे तब ओन किया, और आज तक यह नहीं ओढ़ा कि अजीत कुमार ओझा हमारे ही रिपोर्टर हैं। आज तक अमर उजाला ओन करने के लिए तैयार नहीं। ये हालात हैं। जो पत्रकार अपनी जिंदगी की बाजी लगा करके इनके लिए काम करता है, इनके आय का पूरा स्रोत जुटाता है, इनके लिए अपनी जीवन की कुर्बानी देता है, लेकिन इसके बदले में क्या मिलता है इन पत्रकारों को? कुछ नहीं, सिर्फ समाज में एक पहचान मिलती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल पाता है। जितना उनके पेट्रोल का खर्च, उनके पूरा आने जाने का खर्च ना अखबार देता है। अखबार तो पूछता भी नहीं है। अगर कोई हादसा भी होता है तो उल्टा पूछता कि तुम गए क्यों। अगर कोई रिस्क लेता है, वो तो सिऊर कांड जब हुआ पवन के साथ, तब मैंने बेबाकी के साथ स्वीकार किया कि ये मेरा पत्रकार है, और मैं जा करके गया और लिखा और उसको ओन किया कि हाँ वो मेरा पत्रकार है, मेरे साथ है। और स्थिति इतनी गंभीर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको लेटर ही नहीं, इनको एक विजिटिंग कार्ड बनवाने तक का इजाजत नहीं है इन आंचलिक पत्रकारों को। इनको कोई पहचान पत्र तक नहीं दिया जाता, कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं होता इनके पास कि वो बता सकें कि फला व्यक्ति फला हमारे अखबार से जुड़ा है, हमारे लिए काम करता है। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं कि ये जो आंचलिक पत्रकारों की जो दुर्दशा है, इस पे भी गंभीरता से सोचे, नहीं तो वही हाल होगा जो आज पवन जैसे साथी हमारे बीच से जो बिछुड़ जा रहे हैं और उनको कोई आर्थिक मदद नहीं मिल रही है। आखिर कहां जाएंगे आंचलिक पत्रकार? कौन दरवाजा खोलेगा इनके भविष्य का?
एक बड़ा सवाल है। हम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाकर असलियत इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि हमें हमारे सब्सक्राइबर्स का सहयोग है। हम विज्ञापनकर्ताओं पर निर्भर नहीं करते, इसलिए आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।